गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और जुड़ करके और भी जितनी भी सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो सारे वीडियो को आप देखिए और कुछ सीखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तक हमारा वीडियो पहुँच जाए। चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से ये पढ़ाई कर लेंगे और इसे समझ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसके सारे कंसेप्ट को आज हम लोग जानेंगे। पहला बात तो रासायनिक बंधन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट 1 एटम होंगे, 1 से ज्यादा भी एटम होंगे। 1 एटम होंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनता है। 1 से ज्यादा जब एटम होंगे तो उसमें बॉन्ड बनता है। 1 से ज्यादा एटम, सपोज दैट 2 एटम है, मान लेते हैं कि वो एटम हमारा A2 है, तो ये दोनों एटम को एक दूसरे के साथ बांधकर जो रखने वाला आकर्षण बल होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उस एटम को आपस में बांधकर जो रखने वाला बल होता है, उसी बल को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। बंधन जो है यहाँ पर एक प्रकार के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स को एक दूसरे के साथ बांधकर रखने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। The force of attraction between more than 1 atom to combine the each other। फोर्स ऑफ वह अट्रैक्शन होगा जो एक से अधिक एटम को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, केमिकल बॉन्ड बोल देंगे। प्रश्न यहाँ आता है कि ये केमिकल बॉन्ड एटम कैसे बनाता है, आखिर अट्रैक्शन फोर्स किस प्रकार से लगता होगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। जैसे मान करके चले कि हमारा एक एटम ये है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये सब जो है वो एटम का ऑर्बिट हो जाएगा। ये दूसरा एटम हो गया जिसका न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा ऑर्बिट। आपको ये चीज मालूम होगा कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, ये एटम हमारा ए है, ये एटम हमारा बी है। तो दोनों एटम में ए और बी के पास पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट में हमारा क्या सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात किया जाए तो इसके और इसके ऑर्बिट में निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन मतलब विकर्षित करने वाला फोर्स, ये कहेगा चल भाग तू, ये कहेगा चल भाग तू, मतलब दोनों एक दूसरे को भगाना चाहेगा। तो ये हो गया कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को कहेगा चल तू भी भाग, मतलब यहाँ पर भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। हम लोग देखें कि ये दो एटम के बीच में दो रिपल्सन फोर्स लगा। पहला रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दूसरा रिपल्सन फोर्स न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच। अब आगे देखिए क्या और भी फोर्स लगेगा, यस सर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना। इसका ये हो गया न्यूक्लियस, इसका हो गया ये न्यूक्लियस, और इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, या इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। मतलब यहां पर इसका ऑर्बिट इसके न्यूक्लियस को, या इसका न्यूक्लियस इसके ऑर्बिट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ध्यान दे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, रिपल्सन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स इज ग्रेटर देन द अट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब हो गया, रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागना, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के नजदीक आना। अगर दूर जाने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा नजदीक आने वाले फोर्स से, तो निश्चित रूप से दोनों एटम एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, और वहां पर किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन, किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा। बात समझ में आया। रिपल्सन फोर्स एक दूसरे से दूर जाने वाला फोर्स नजदीक आने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए तो उस केस में किसी भी प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्ड बनेगा कब, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, रिपल्सन फोर्स इज लेस देन द अट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब जितना विकर्षित करने वाला फोर्स है उससे ज्यादा आकर्षित करने वाला फोर्स लग जाए, तब वहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए तो आप ये समझे केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। अब हम आपको ये बात समझाने का प्रयास करेंगे, केमिकल बॉन्ड कोई भी एटम आखिर बनाता क्यों है। तो चलिए ध्यान देंगे, कोई भी एटम आखिर केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है। तो बनाने का एक ही कारण है, वो आपका है ऑक्टेट रूल। देखिए जैसे ही लिखते हैं ऑक्टेट रूल अष्टक नियम, वैसे ही लोग समझ जाते हैं 10th क्लास में जो पढ़े हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये जी नहीं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो था वो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर ऑक्टेट रूल का मतलब वो ऑक्टेट रूल नहीं है। यहाँ पर ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। जैसे अगर आदमी की बात किया जाए तो हर आदमी चाहता है कि स्टेबल रहे। स्टेबल रहने का कहने का मतलब हो गया कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हम किसी भी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, यानी हम खुद क्या रहे, स्टेबल रहे, ये हर आदमी चाहता है। ऑक्टेट रूल में क्या कहता है कि प्रत्येक एटम ये चाहता है, ऑल एटम्स वांट टू बी
कंप्लीट द ऑक्टेट इन लास्ट ऑर्बिट। मतलब प्रत्येक एटम चाहता है कि अपना जो बाहरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 8 इलेक्ट्रॉन रखे, और 8 इलेक्ट्रॉन को रख करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? प्रत्येक एटम ये चाहता है अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रख करके वह एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अतः स्टेबल को प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या फिर गेन कर सकता है, या फिर शेयरिंग कर सकता है। तीनों में से किसी भी कंडीशन के द्वारा वह एटम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है। और ऑक्टेट रूल को पालन करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ही प्रत्येक एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जो एटम पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल every atom want to be 8 electron are placed in the last orbit of an atom। प्रत्येक एटम ये चाहता है कि अपने लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? ऑक्टेट रूल कहता है कि प्रत्येक एटम है वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रखे, कहां, प्लेस्ड इन द लास्ट ऑर्बिट। इफ या लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम में बी लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एटम जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द ऑक्टेट, एटम में भी एटम कर सकता है, क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस, अपना इलेक्ट्रॉन को गेन और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग, ये 3 चीज कर सकता है। चलिए तो हम लोग ये देखते हैं कि एटम आखिर किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे होगा और इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर ये सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ही इसका ये जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। और अगर इसका ऑर्बिट ये खत्म हो गया तो कह सकते हैं कि इसके बाद जो हमारा बचा हुआ ऑर्बिट रहेगा उसको में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा यानी स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, 1 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस कर देगा तब। मतलब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो जाता है। बात क्लियर हो गया? अब कहेंगे कि सर ये तो लॉस किया, आखिर गेन कब होगा? जी गेन भी करेगा। जैसे सपोज दैट क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 7 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितना देना होगा हमें जी, 1 देना होगा। तो कर सकते हैं कि अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेता है तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्लोरीन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा या नहीं रखेगा, रखेगा। कैसे? क्लोरीन क्या किया, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या किया, ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ले लेगा मतलब 7 और 1 मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या करेगा क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा, लेकर के क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बट क्लोरीन जो जनरली होता है Cl2 को फॉर्म में, इसलिए इसको 2 और इसको गेन कर देंगे 2। ये हमारा हो गया क्लोरीन का कंडीशन। ये समझने में, लॉस और गेन को समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जी नहीं होना नहीं चाहिए, और अगर है तो कमेंट करके बताइए जिससे हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर सके। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी होता है, कैसे शेयरिंग होगा थोड़ा समझना है। एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सपोज केमिकल बॉन्ड जो बना है उसको में 2 एटम हमारा क्लोरीन का ही है, तो इसका भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा। तो क्या हुआ, ये दोनों क्लोरीन एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, शेयरिंग किया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या करना, शेयरिंग करना। शेयरिंग मतलब समझ में आ गया ना, साझा करना। अपना होते हुए बार में हम दूसरे को दे सकते हैं, इसको कहते हैं साझा करना। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऐसे देखिए आप, ये जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो हम ये 10th क्लास में जो आप टाइप्स पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए। ये आप पढ़े थे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा पढ़े थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस आप इतने ही बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे आपको पढ़ना होगा यहाँ पर सिंगलेट बॉन्ड। फिर आपको पढ़ने के लिए आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आपको पढ़ने के लिए यहाँ आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड। तो देखो 10th क्लास में आपको ये और ये पढ़ना था, थोड़ा सा ये पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये तुमको 3 एक्स्ट्रा पढ़ना है। कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपको 1 नहीं बल्कि ये भी आपको कितना होता है जी, ये आपको 3 होता है। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, ये बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉनों के लॉस और इलेक्ट्रॉनों के गेन करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ये सारे बॉन्ड बनते हैं। सभी बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग का कंडीशन समझ लेंगे तो ये सारे बॉन्ड आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए। आयनिक बॉन्ड क्या है, तो आप प्लीज इस क्लासिफिकेशन को नोट कर लेंगे
और हम आगे चलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक देखिए एक बार क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा गया हमसे कि सर आप तो बताते हैं और उस वीडियो को तुरंत जो कुछ भी लिखते हैं उसको तुरंत मिटा देते हैं, तो आखिर हम लोग अपना नोट्स कैसे तैयार करें। अरे ये यूट्यूब है, आप थोड़ा सा वीडियो को चलाइए, नोट करना आप उसको रोक लीजिए, रोक करके फिर से उसको नोट कर लीजिए और नोट करके फिर से वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। तो आप के साथ आप जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, रुकिए चलाइए जैसा चाहिए कर सकते हैं। चलिए तो आने कौन देखते हैं। कहता है when electrons are loss or gain, या इसको लिख सकते हैं bond is formed by the loss or gain of electron is called ionic bond। देखिए बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसी कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आया, आयनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के लॉस और इलेक्ट्रॉनों को गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। सपोज एक एटम ए है, एक एटम बी है, ए एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। ए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के लॉस और इलेक्ट्रॉनों को गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब आगे ये समझना है आयनिक बॉन्ड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। देखिए आयनिक बॉन्ड को डिनोट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देंगे और इसको इस प्रकार से एरो के साइन के द्वारा हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये तुमको हो गया डिनोट करने का मेथड। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसका और भी कुछ कंडीशन, जैसे आयनिक बॉन्ड बनता किसको में है, तो आयनिक बॉन्ड आर formed by metal and non-metal। आयनिक बॉन्ड बनता किसके बीच में है, तो आपका आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में। थोड़ा ध्यान देना है कि आखिर मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। हम लोग ये जानते हैं मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, नॉन मेटल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लॉस और इलेक्ट्रॉनों को गेन करने से जो बॉन्ड बनता है वही हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। बात क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल।
आपको मालूम होगा कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नहीं बल्कि कितना होता है जी, 7 होता है। अब होगा क्या, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो बन गया NaCl। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, NaCl। मान लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। कैल्शियम हमारा एटम है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लोरीन एटम हमारा 2 है, तो ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब हुआ क्या, ये कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ये क्लोरीन को, ये कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे, 7 था 1 लिया 8, 7 था 1 लिया 8। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 2 8 8 और 2 एटॉमिक नंबर 20 होता है। मतलब लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम लॉस कर दिया, तो कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारा बना कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी ये पहचानना हो कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप एक ही चीज देखोगे। क्या देखोगे, क्या देखोगे, उसमें एक मेटल है या नहीं, या एक नॉन मेटल है या नहीं। एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों अगर है तो निश्चित है कि उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, इट्स हार्ड। यह क्या होगा, बहुत ही हार्ड होता है। दूसरा, इट्स इन सॉलिड स्टेट, इट्स इन सॉलिड स्टेट। ये कौन सा स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में। जहां भी आयनिक बॉन्ड बन गया, जो भी आयनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे आयनिक मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में पाए जाएंगे, सॉरी आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक मॉलिक्यूल यहां लिखेंगे। आयनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो हार्ड होता है, ये सॉलिड स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट है। आगे, इट्स हाई एमपी एंड बीपी। इसका एमपी और बीपी भी जो है वो क्या होगा, हार्ड होगा। इट्स नॉट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। अगर हम लोग ऑर्गेनिक सोलवेंट में इसको घुलाएंगे तो ये नहीं घुलेगा। ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये क्यों नहीं घुलेगा, सिंपल, आप घी में नमक घुलाइए, क्या घुल जाता है, नहीं घुलता है। नमक जो है NaCl, NaCl इज ए आयनिक सॉलिड। घी जो है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट है, मतलब वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो कह सकते हैं कि NaCl है वो घी में नहीं घुल रहा है, मतलब कि ये जो है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में कभी भी सोलुबल नहीं होगा। नॉट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ये कार्बनिक विलायकों में सोलुबल नहीं होगा, नहीं घुलेगा। पांचवा, इट्स सोलुबल इन, इट्स सोलुबल इन वाटर। यह वाटर में आसानी से घुल जाएगा। और किसको में घुल सकता है, पोलर मॉलिक्यूल में। और किसको में घुल सकता है, पोलर मॉलिक्यूल में। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड में इसको घुला दीजिए, आसानी से घुल जाएगा। चलिए आगे, प्रॉपर्टी नंबर 7, इट्स इंसुलेटर, इंसुलेटर
इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन लिक्विड और फ्लूइड स्टेट। चलिए इस बात को समझे, ये जो है वो इंसुलेटर होगा, मतलब इससे करंट का फ्लो नहीं होगा तब जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तब। लेकिन इसको मैं जल डाल करके इसको हम लिक्विड स्टेट में बदल दिए, यानी एक बार सॉल्यूशन बना दिए। जब वाटर का सॉल्यूशन यानी लिक्विड आ गया तब इससे करंट का फ्लो होने लगेगा, मतलब ये कंडक्टर बन जाएगा। या फिर ये फ्लूइड स्टेट में इसको इतना गर्म कर दीजिए कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, फ्लूइड स्टेट में आ जाए, पिघला अवस्था में आ जाए, उस केस में ये विद्युत का सुचालक होगा। इंसुलेटर होगा कब? जब सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा तब, लेकिन लिक्विड या फ्लूइड स्टेट में जब मिलेगा तो इंसुलेटर नहीं बल्कि हमारा क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हम लोग 6 प्रॉपर्टी देखे, किसके लिए? आयनिक मॉलिक्यूल के लिए। पहला हार्ड होगा, कठोर होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एमपी और बीपी ज्यादा होता है। एमपी बीपी मतलब मम्मी पापा जी नहीं, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है ना इसका उच्च होता है, इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आखिर इसका एमपी और बीपी हाई क्यों? एमपी और बीपी हाई होने का मतलब हो गया, एमपी और बीपी हाई क्यों होता है? हाई होने का कारण ये है, ए और बी के बीच में जब आयनिक बॉन्ड बनता है बाबू, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज, और बी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इसका होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ही इसका एमपी और बीपी जो है वो क्या है? हाई है। बात क्लियर हो गया जी? तो ये एमपी और बीपी हाई क्यों है ये आपको समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य जो केमिकल बॉन्ड छोड़े हैं वो सारे केमिकल बॉन्ड का स्टडी हम लोग अगले क्लास में यानी परसों फिर करेंगे। तो परसों का वीडियो अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए आसानी से। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।